Good morning, everybody, students. I am Pawar sir. Today we are going to learn Political Science Standard 9th. First lesson name is Post World War Political Developments. इसके पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि आपको न्यू वीडियो मिलते रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट, स्टैंडर्ड एंड सब्जेक्ट. सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस. डेट 27 जुलाई 2020. First lesson name is Post World War Political Development. Okay. Yesterday and yesterday before already 3 videos completed. Points: interdependence, international relation through origin policy, background, First World War, countries involved in the First World War. तो इनके बारे में हमारी जानकारी इसके पहले की वीडियो में हो चुकी है. फर्स्ट वर्ल्ड के बारे में हमने पढ़ा था. फर्स्ट वर्ल्ड कब से स्टार्ट हुआ था? 1914 टू 1980 तक. ये 4 ईयर तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था. उसके बारे में हमने डिटेल में जानकारी पढ़ी. उसमें क्या क्या डिस्ट्रॉय हुआ था वो भी हमने जानकारी पढ़ी थी. कौन से कंट्री कौन सी साइड में थे. तो अलाइड पावर और सेंट्रल पावर ऐसे 2 उसके पार्ट थे. अलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, अमेरिका ये कंट्री थी. और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की एंड बल्गेरिया ये कंट्री एक साइड में और अलाइड पावर की कंट्री एक साइड में थी. तो इसके बारे में हमने पहले सब टीचिंग में हो चुका है. बैक वीडियो में जाकर देख सकते हो जिसने नहीं देखा. इंडियन सोल्जर्स, पेज नंबर 58 वहां पर देखो. थिंक एंड राइट उसके ऊपर एक पिक्चर दिया वाला है. देखो वहां पर नेम है इंडियन सोल्जर ऑन अ बैटल फाइट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर की फाइट के बारे में वहां पर एक पिक्चर है वो हमें वहां पर दिखाई दे रहा है फर्स्ट वर्ल्ड में. अब थिंक एंड राइट इसके बारे में हम पढ़ते हैं. लुक एट द टेक्स्ट बुक एंड लिसन केयरफुली. द autocratic and dictatorial regime of Hitler came up in the Germany. ऑटोक्रेटिक डिक्टेटोरियल ये जो होता है एक हुकुमशाही होती है. जैसे कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक है, पब्लिक ये सब डिसाइड करता है. वैसे वहां पर 1 पर्सन ही पूरे रूल बता सकता था या वो 1 पर्सन के हाथों में था. वो जैसे कि कौन? जर्मनी का हिटलर. सब पावर उसके हाथ में था. वो जो भी बोलेगा, जो भी लॉ बनाना है वो खुद तय करेगा. किस कंट्री के साथ वार करना है वो किसी की पार्लियामेंट में मीटिंग नहीं लेगा, किसी से बात नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा. मगर डेमोक्रेसी कंट्री में कैसा होता है, वो पार्लियामेंट में जो भी लेजिस्लेचर है हमारा लोकसभा, राज्यसभा, वहां पर सब लोगों से पूछना पड़ता है. जब वो सब लोग हाँ बोलेंगे उसी समय हम वार के लिए रेडी हो सकते हैं. यहाँ पर वैसा नहीं था. जैसे ये कंट्री होती कौन सी? ऑटोक्रेटिक डिक्टेटोरियल ये जो कंट्रीज होती है तो वैसे कंट्री में सिर्फ हुकुमशाही चलती है. एक ही इंसान के हाथों में सब पावर होता है. फिर वो कौन से उसका गलत इस्तेमाल भी कर लेता है. इसलिए वो ज्यादा करके वार हुए थे, वो फर्स्ट वार और सेकंड वर्ल्ड वार. What would have happened and had the democratic tradition and been strong in the Germany? And what precautions should we take in order to prevent the rise of the autocratic regimes? What is your opinion? आपके ओपिनियन बताना है. The League of the Nation was established to prevent war and but it failed to avoid war.
देखो अब लीग ऑफ नेशन जो थे वो इस वार को सेकंड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए नाकाम हो गए थे, क्योंकि इतने पावर उनके हाथों में नहीं थी। व्हाट मेजर एंड शुड द लीग हैव टेक टू द प्रिवेंट वार, और उस वार को रोक नहीं सके थे। देखते हैं अब हम सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार 1939 टू 1945 तक ये वार चल रहा था, ये याद रखो। Second World War, the Second World War was the fought between 1939 and 1945। तो इस सेकंड वर्ल्ड वार कब तक स्टार्ट हुआ था? 1939 से तो 1945 तक ये वार पूरे कंट्री में चल रहा था और वर्ल्ड में। It proved the be far and more destructive and than the First World War। तो डिस्ट्रक्टिव मतलब बहुत सारा नुकसान हुआ था। किससे ज्यादा? फर्स्ट वर्ल्ड वार से ज्यादा। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 टू 1918 में, उससे कहीं तो ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा सेकंड वर्ल्ड वार में कंट्री का लॉस हुआ था। जो कंट्री ने पार्टिसिपेट लिया था उन कंट्रियों का। अब उसका रीजन क्या है देखते हैं हम। नॉट ओनली वाज इट मोर वाइड स्प्रेड एंड कंपेयर टू द फर्स्ट, पेज नंबर ओपन कर लो 60, वर्ल्ड वार, बट ऑल्सो मोर एडवांस एंड टेक्नोलॉजी वाज एम्प्लॉयड इन दिस वार। तो क्यों ज्यादा नुकसान हुआ था कि इस समय जैसे कि टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। बड़े बड़े वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब आ गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा कि वहाँ पर जो भी मटेरियल लगता है फाइट के लिए वो ज़्यादा से अवेलेबल हो गए थे। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में उतनी टेक्नोलॉजी जो थी वो डेवलप नहीं थी, मगर सेकंड वर्ल्ड वार में क्या हो गया था, ये टेक्नोलॉजी बहुत वास्टली क्या हो गई थी, वो इंक्रीज हो गई थी। इसलिए सेकंड वर्ल्ड वार में जितना ज़्यादा हथियार उनके पास रहेगा उतना ज़्यादा नुकसान होगा, बराबर। क्योंकि पहले देखो जब ब्रिटिश का हमारे ऊपर राज था, हमारे पास कोई भी हथियार नहीं थे, कोई भी ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, नहीं तो कौन सा न्यूक्लियर बॉम्ब उठा के हम ब्रिटिश के लोगों के ऊपर डाल देते, मगर उस समय था क्या? नहीं था। इसलिए जैसे जैसे धीरे धीरे कंट्री हमारे डेवलप होती जा रही थी, धीरे बाहर कोई हमारे जो फ्रीडम फाइटर बाहर जा रहे थे, दूसरे कंट्री में बॉम्ब बना रहे थे, कुछ तो बंदूका बना रहे थे और वो हमारे कंट्री में भेज रहे थे, वो उठाकर हम उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो ऐसे उनको परेशान करके हम इंडिपेंडेंस हुए थे। तो वैसे सेकंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, इसलिए इस वर्ल्ड वार में बहुत सारा नुकसान हुआ था। And countries which took part in the second world war and once again faced a situation of economic crisis। और इस सेकंड वर्ल्ड वार में इकोनॉमी का भी बहुत नुकसान हुआ था। और जैसे वार होता है, इसके पहले मैंने बताया फर्स्ट वर्ल्ड वार में कि वार होने के बाद दोनों ही कंट्री का क्या होता है, फिर वो विक्टोरियन कंट्री क्यों न हो या कॉलोनियस कंट्री क्यों न हो, तो दोनों ही कंट्री, एक हारने वाली और जीतने वाली, दोनों ही कंट्री का क्या होता है, नुकसान होता है। ये आप ध्यान में रखो। वैसे इस सिचुएशन में, इस वर्ल्ड वार में भी दो साइड के कंट्री का भी नुकसान हुआ था। डू यू अंडरस्टैंड? लेट्स राइट, ये आपको करना है। द सेकंड वर्ल्ड वार वाज द फॉट बिटवीन 1939 एंड 1945 एंड व्हाट इवेंट्स देयर अनफोल्डिंग इन द इंडिया and during this period, okay, what was the effects of the second world war on India? इनके बारे में आपको राइट करना है। कंट्रीज इन होल इन द सेकंड वर्ल्ड वार। आप सेकंड वर्ल्ड वार, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन कौन सी कंट्री, एक साइड में एक अलग कंट्री थे और दूसरे साइड में दो पार्ट थे, तो कौन कौन सी कंट्री अलग अलग साइड में थी उसके बारे में हमने पढ़ा, तो वो याद रखो। जैसे वहाँ पर अलाइड और सेंट्रल पावर, अलाइड पावर और सेंट्रल जो कंट्री थी उनके अलग अलग ग्रुप थे, वो हमने पढ़ा है, कोई भी याद रखो। यहाँ पर भी देखो अलाइड पावर में कौन कौन सी कंट्री देखते हैं हम, याद रख लो, ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, 100% क्वेश्चन आते हैं। देखो ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत रशिया, चाइना एंड अमेरिका, इतने सारे कंट्री
अलाइड पावर की एक ग्रुप में थी, और एक्सिस पावर में कौन सी थी? जर्मनी, जापान एंड इटली। ये सिर्फ 3 ही कंट्री एक साइड में थी, और ऊपर के जितने बहुत सारे ऊपर के जो कंट्री है वो एक साइड, उसमें ब्रिटेन था, इंडिया भी था। इंडिया उसमें शामिल नहीं होना चाहता था, मगर उस समय 1939 में इंडिया में किसका राज चलता था? ब्रिटेन का, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस कब हुए हैं? 1947 में, और ये वार कब हुआ था? 1939 to 1945 तक ही हुआ था। मगर उन्होंने क्या बताया इंडिया वालों को कि जैसे वो वार हो जाएगा हम आप लोगों को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे, हम यहाँ से इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा इन लोगों को उन्होंने लालच बताई थी, और इसीलिए और वहां पर उनकी हुकूमत चलती थी। और उस समय हमारे जो सोल्जर थे इन्होंने बहुत शौर्य का काम किया था वहां पर। इस सेकंड वर्ल्ड वार में हमारे ही सैनिक आगे रहते थे और ब्रिटेन के सैनिक पीछे रहते। मरने वाले इंडिया के सैनिक रहते थे और बचने वाले ब्रिटेन के रहते, क्योंकि वो पीछे से रहते थे इंडिया के सैनिक, और इंडिया के सैनिक को आगे कर देते थे, क्योंकि हुकूमत उनकी थी। वो जैसा बोलेंगे वैसा इंडिया के लोगों को करना पड़ता था। और हमारे सोल्जर ने वहां पर बहुत ही स्ट्रांग काम किया था सेकंड वर्ल्ड वार में। ऐसा लगता है कि इंडिया के सोल्जर की वजह से ही सेकंड वर्ल्ड वार जीता हो। देखते आगे, अमेरिकन प्लेड अ मेजर रोल इन द सेकंड वर्ल्ड वार। तो इस सेकंड वर्ल्ड वार में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस कंट्री का था? तो अमेरिका का था, अलाइड पावर में। इट हैड मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन्स। देखो अब उनके पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे। इन ऑर्डर टू एंड द वार एन ईटर ड्रॉप टू न्यूक्लियर वेपन्स ऑन टू। ड्रॉप मतलब उन्होंने डाला था, टू न्यूक्लियर, जो इस वार में ये मतलब इस वार के एंड में, इससे वार एंड होने वाला था 1945 में। उस समय अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिए थे। तो फिर वो कौन सी कंट्री पर और कौन से कंट्री के सिटी में डाले थे वो हम देखना है। तो ये थे न्यूक्लियर वेपन्स टू सिटीज ऑफ जापान, वो जापान की सिटी। जैसे कि देखो यहाँ पर एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और इटली थी। तो जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी, इसके ऊपर उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब, वो न्यूक्लियर बॉम्ब इतना खतरनाक होता है कि वो डालने के बाद उसको सुनने वाला बहरा हो जाता है, देखने वाला अंधा हो जाता है, और जिसके ऊपर भी वो बॉम्ब गिरता है वो पूरे का पूरा जलकर खाक हो जाता है, इतना वो खतरनाक होता है। तो ये बॉम्ब इस जगह पर उन्होंने डाला था, हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो कब डाला था? ऑन 6 and 9 अगस्त 1945 रिस्पेक्टिवली। तो 6 अगस्त पे हिरोशिमा पर डाला था, वो याद रखो, और नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त को डाला था 1945 में। तो वो शहर का इतना नुकसान हुआ था कि उस शहर के एक ही लोग जिंदा नहीं रहे थे। मुंबई जैसे शहर थे, एक भी लोग जिंदा नहीं रहे थे। जिसने देखा उसकी आंखें चले गई थी, कोई लूले मतलब किसके हाथ पैर हुए भी चले गए थे काम से, उसके बाद कोई मर गए थे। और उस जो लैंड था, उस लैंड का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। उस लैंड के ऊपर अभी भी कौन सा ही क्रॉप्स नहीं निकलता है, नहीं उगता है। और वहाँ का वाटर इतना खतरनाक जहरीला बन गया है कि वहाँ का वाटर पीने वाले को कैंसर हो जाता है। और अभी भी वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा और ग्रास नहीं निकलता, नहीं उगता है अभी भी। 1945 में वो वार हुआ था। तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब का इतना खतरनाक असर पड़ता है उस कंट्री पर, और उस कंट्री पर तो पड़ता ही है, और ऑल वर्ल्ड को उसका जो भी इफेक्ट है वो भुगतना पड़ता है। डू यू अंडरस्टैंड? ये याद रखो, इसलिए वर्ल्ड वार नहीं होनी चाहिए। द सेकंड वर्ल्ड वार एंडेड विद द डिफेक्ट ऑफ जर्मनी इन यूरोप एंड जापान। देखो आप डिफेक्ट कौन कौन ने इस वर्ल्ड वार में हार मानी थी? एंड में जर्मनी ने, उसके बाद जर्मनी यूरोप कंटिनेंट में थी, जापानी एशिया में थे। Among the many events that took place in the world after the Second World War and was the beginning of the Cold War। ये जैसा वर्ल्ड वार फिनिश हुआ था उसके बाद में कोल्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। अब कोल्ड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था? 1945 to 1990 तक। मतलब यहाँ पर युद्ध नहीं होते थे, मगर युद्ध जैसी सिचुएशन बन जाती थी। Is the long period of the Cold World War, and let us take to the few changes in this period. Okay. Now stop lecture and we will meet tomorrow. Thank you.